हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग। दशहरा का समापन हो गया। अब एक बार हम लोग पुनः फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। हमारे पढ़ने का जो तरीका होगा, सबसे पहले इसे हम एक कहानी एक अध्याय के तौर पे पढ़ेंगे, बिहार के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और इससे जुड़ी विविध बातें, जैसे इसकी कला संस्कृति बिहार में क्या है नहीं है, और आने वाले चुनाव के बाद जो नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, बिहार में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो ऐतिहासिक है जिनको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में अगर जगह मिला है या ऐसा स्थान नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है सो इस माह के अंत में एक डाटा तैयार करेंगे जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल हम लोग अब शुरू करते हैं बिहार की राजनीतिक मानचित्र के साथ, क्योंकि जिस भी स्टेट की पढ़ाई कीजिए सबसे पहले तो आपके उसके चौहद्दी का अंदाजा होना ही चाहिए, उसमें कितने जिले हैं, उसके अगल बगल क्या है नहीं है। फिर ऐतिहासिक बातें तो होती ही रहेंगी। जब हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा, जब हम लोग कुछ अध्याय पढ़ लेंगे, तो उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक श्रृंखला भी मैं लाऊंगा। इसमें करीब करीब 1000 क्वेश्चन से ज्यादा होगा, जो निश्चित तौर पे बिहार में आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। यूं तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर बिहार से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 25 के आसपास जरूर रहेगा, और हो सके तो उसमें से 27-28 भी रह सकता है। यह निर्भर करता है आपके मेहनत पर। और अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाए, क्योंकि मेरा हाथ तकनीकी चीजों में थोड़ा तंग है, तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। खैर, बातों में समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरू करते हैं बिहार की पढ़ाई। यह बिहार का राजनीतिक मानचित्र है। जिस तरह से हम आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह पता ही होगा कि नक्शा में जो ऊपर की ओर जो दिशा होता है उसे उत्तर कहते हैं। दाहिने हाथ पर जो होता है उसे पूरब कहते हैं। नीचे की तरफ जो होता है उसे दक्षिण कहते हैं। और बाएं हाथ के तरफ जो होता है उसे पश्चिम कहते हैं। यूं एक बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है कि न्यूज इसी से बना है जिसमें चारों दिशाओं का खबर हो। एन ई डब्ल्यू एस। खैर, बातों में समय व्यतीत न करते हुए आइए कुछ तथ्यात्मक बातों पर चर्चा करते हैं। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो इसकी लंबाई जो है वह 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम है इसकी तुलना में, वह 345 किलोमीटर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एक बड़ा राज्य है, तो इसका अगर आप इसके डिस्ट्रिक्ट को आप देखना चाहेंगे तो आप एक सरसरी नजर से देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ तथ्यात्मक बातें नहीं मिलने जा रही है। हाँ, और एक चीज और गौर करने वाली बात जो है, इधर बाएं हाथ के तरफ जो है सो वो है यूपी। मतलब हमारे बाएं तरफ है योगी आदित्यनाथ जी। फिर जब हम आते हैं पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम बंगाल जो है वो इधर है हमारे, यानी कि ममता दीदी। कोई बात नहीं। एक बार फिर से सुनिएंगे। हमारे बाएं हाथ की तरफ है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी की। दाहिने तरफ पूर्व में पश्चिम बंगाल, ममता दीदी यहाँ की सीएम है, तृणमूल कांग्रेस से हैं वो। ऊपर के ओर जब देखेंगे तो यह है नेपाल। आजकल आप लोगों ने फेसबुक सब पे देखा होगा, केपी ओली जो गदर मचाए हुए हैं। दुनिया में जो भी है सब नेपाल का ही है, चाहे राम भगवान हो या कुछ भी। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, आइए शुरू करते हैं सीरियस पढ़ाई।
अब बिहार के संदर्भ में जब हम देखना शुरू करेंगे तो एक चीज आप और गौर करेंगे। हाँ, बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिसको मैं एक बार तुरंत तुरंत पढ़ देता हूँ, अब एक बार सुन लेंगे। पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, हाजीपुर, छपरा, सिवान, बक्सर, आरा, पटना, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार और बहुत सारे, जिसे कि आप एक बार देख लेंगे तो वही याद होगा। इसे पढ़ने से कोई खास आपको फायदा है नहीं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सारे तथ्यात्मक बिंदु को हम लोग देखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं एक बार फिर से। एक मिनट, मैं थोड़ा पेज एडजस्ट कर लूं। ये जो हमारी इम्तियाज अहमद की बुक है, जिससे हम लोग बिहार के ऐतिहासिक संपदा को पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले कुछ और बातें जान लेते हैं, जो कि मौखिक तौर पे आपको याद रहना चाहिए। इसे आप ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो आप नोट भी कर लें। हमारा राजकीय पक्षी जो है वह बोधि वृक्ष। आप देखेंगे बिहार पुलिस का लोगो या बिहार का जो भी ऑफिशियल चीज होता है, वहां पे पीपल का पेड़ बना हुआ मिलता है, तो वो हमारा राजकीय चिन्ह है। हमारा राजकीय पशु कौन है? बैल। हम लोग कृषि आधारित राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य हैं, और उतने समृद्ध भी नहीं है, इसलिए अब तो हालांकि हम लोग धीरे धीरे समृद्धि की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हमारा जो राजकीय पशु है वो है बैल। हमारी पक्षी जो है सो राजकीय, वो है गोरैया, जिसे गांव में बगड़ा, बगड़ू, बगेड़ी बहुत सारी चीज कहा जाता है। और हमारा मछली जो है सो वो राजकीय, वो है देसी मांगुर। और मांगुर मछली से संबंधित एक बात और आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में और बहुत सारे जगहों पर अब जो थाईलैंड की मांगुर है, उसको उसका उत्पादन बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। शायद वो राज्य महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश है, क्योंकि इससे वहाँ के लोकल जो मछली है उसके नस्ल पर खतरा हो रहा है और ये लोग काफी गंदगी फैलाते हैं। लेकिन हमारा देसी मछली तो देसी मांगुर का तो कहना ही नहीं। 1000 रुपए किलो आजकल इसका रेट चल रहा है। मिले तो मजा ले, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हमारा राजकीय पुष्प जो है वो है गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल गाना सुना ही होगा, आप याद रखिए। हमारा राजकीय जो वृक्ष है वो है पीपल। आप राजकीय वृक्ष और राजकीय चिन्ह में कंफ्यूज ना करें। राजकीय जो चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, और जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। अब बिहार की स्थापना अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 को। यह हुआ था बिहार का स्थापना। हमारा शेप कैसा है? हमारा जो शेप है वो है आयताकार, मतलब सब बराबर। हमारा क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं इसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है हमारा वह 13वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा स्थान कितना है? वह 13वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम है 13वां। हमारा उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है, जो हमने नक्शा पे भी देखा भी था, वो 345 किलोमीटर था, जो आपने देखा था उत्तर प्रदेश की तरफ। पूर्व से पश्चिम जो हमने नीचे की तरफ देखा था, एक बार फिर से, वो था 483 किलोमीटर। हमारा समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 173 फीट, मतलब 53 मीटर।
और अब इसके बाद हम लोग जनसंख्या पर भी चर्चा करेंगे। खैर, ये सब कुछ तथ्यात्मक बिंदु हैं जिसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इम्तियाज अहमद की बुक अध्याय 1 बिहार की ऐतिहासिक संपदा। यह वीडियो निश्चित तौर पर लंबा होगा, कुछ बातें आपको याद रहेंगी, कुछ बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है। वो स्रोत क्या क्या हैं? वो स्रोत हैं साहित्यिक और पुरातात्विक। पहले का संबंध विविध लिखित रचनाओं से होता है और दूसरे का उत्खनन से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से। इनके अतिरिक्त भी स्रोतों के कुछ अन्य रूप हैं। इनमें किंवदंतियां, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएं आदि शामिल हैं, परंतु इनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि इनकी पुष्टि और कालक्रम का निर्धारण कठिन है। इन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं और प्रवृत्तियों की चर्चा इन पृष्ठों में प्रस्तुत है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। वर्तमान समय में हमारा स्थिति जो भी हो, लेकिन ऐतिहासिक काल में निश्चित तौर पर हमारी स्थिति विश्व पटल पर गौरवमयी थी, इसे कोई नकार नहीं सकता है। आप प्राचीन भारत के इतिहास जब देखेंगे तो जो मगध का साम्राज्य है, जो वैशाली का वो वज्जी गणतंत्र था, वो वैशाली का जो गणतंत्र था, प्रथम गणतंत्र, फिर आप बहुत सारे धर्मों का जो अभ्युदय हुआ उसमें भी बिहार कहीं ना कहीं अग्रणी रहा है। खैर, वर्तमान में जो राज्य के ठेकेदार है उन्होंने पता नहीं राज्य को किस स्तर पर ले जाने का निश्चय कर रखा है। खैर, राजनीति से दूर जाते हुए भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार के कई कारणों से अग्रगण्य, ये पढ़ ही लिया था। स्मरणीय है कि भारतीय इतिहास की निरंतरता लगभग 5 सहस्त्राब्दियों पर फैली है और इसका पूर्व ऐतिहासिक चरण लगभग, आप देखेंगे तब मैं इसे सीधे कर सकता था, लेकिन इसे मैं आपको दिमाग में घुसाने के लिए फिर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना 1,00,000 ईस्वी पूर्व तक जाता है। इस लंबी अवधि में बिहार की ऐतिहासिक भूमिका निर्णायक रही और इससे संबंधित ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक स्थल बिहार में बिखरे पड़े हैं। बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले कई दशकों में कई बार बदली है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत का गठन हुआ। इस लाइन पर एक बार फिर से फोकस करेंगे कि 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन हुआ, बंगाल से अलग। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। देखेंगे आप कि 1912 में बंगाल को बिहार से अलग किया गया, 1936 में उड़ीसा को फिर बिहार से अलग कर दिया गया। अब बिहार जो आया वो अपने पूर्ण अस्तित्व में आया। सामान्यतः 1912 को बिहार का गठन का वर्ष माना जाता है, मगर याद रखने वाली बात है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से प्रांत बने थे और 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। अगर आप अखबार से अपडेट होंगे तो आप एक बात मुझे बताइएगा कि हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, जिसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में हर वर्ष किया जाता है और नीतीश जी इनका बहुत ही जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो आप अगर हो सके तो वो तिथि देख लीजिए और अगर याद है तो आप कमेंट कीजिए। अब देखते हैं
1947 एवं 48 में बिहार की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ। जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया, ठीक, 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के कार्यक्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन हुआ। छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबद्ध जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य का रूप दिया गया। अगर आप लोग ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत नहीं है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उस समय हमारे जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी झारखंड का गठन नहीं होगा, और अगर झारखंड का गठन होगा तो वो मेरे लाश पर से उसके लिए गुजरना होगा। लेकिन राजनीति है ही वो चीज जिसमें कि कथनी करनी में शायद ही कोई मेल हो। झारखंड राज्य का गठन भी हुआ और बिहारी हम तो भोले भाले ठहरे। हमने अपनी खुशी के लिए एक गीत बनाया जो अलग भइल झारखंड खैबा की शकरकंद, जबकि हकीकत यह था कि जितने भी मिनरल्स रिच जो स्थान है, जो कि हम लोग कोल माइंस हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया, और बहुत जगह तो अब यूरेनियम के भी भंडार पश्चिमी सिंहभूम और कहाँ कहाँ मिलने लगा, वो सब सारा चला गए। लेकिन हम लोग सिर्फ एक गाने में ही खुश रह गए कि अलग भइल झारखंड खाइत की शकरकंद। अरे पैसा रहे तो लोग बासमती ही खाते हैं। हमारी धरती जो है सो है तो बहुत उपजाऊ, लेकिन बिहार में गिने चुने जगह, जैसे कि आप जानते होंगे भागलपुर में कतरनी चावल उपजाया जाता है, और सहरसा सुपौल सब की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे काफी मोटा चावल है। हालांकि गरीबों के लिए तो वह भी बहुत है, लेकिन फिर भी हमारा जमीन उपजाऊ होते हुए भी हम लोग उत्पादन में उतने आगे नहीं हैं। एक बार जब पंजाब के मुख्यमंत्री बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें यह मिट्टी मिल जाए तो हम इसे सोना पैदा कर सकते हैं, और पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। तो खैर, ना हम तकनीकी रूप से उतने समृद्ध हैं, ना आर्थिक रूप से, फिर भी हमारे किसान काफी मेहनती हैं। और आप तो जानते ही हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। खैर, आप शुरू करते हैं, बातों को बेवजह न खींचा जाए। उपर्युक्त राजनीतिक परिवर्तनों से परे बिहार की वर्तमान सीमाओं में घिरा क्षेत्र ऐतिहासिक संपदा के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाले संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और विभिन्न युगों में देश के इतिहास एवं संस्कृति में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह क्रम पूर्व ऐतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है। लगभग 1 लाख, एक मिनट रुकेंगे आप लोग, थोड़ा पेज एडजस्ट कर लूं मैं। हाँ, लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, आप यहाँ से गौर करते जाएंगे। आप सुनते रहिए, आपको लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, और अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे आप निश्चित तौर पे रंग के आएंगे। और आने वाले में हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रारंभिक पूर्व प्रस्तन युगीन औजार थे वो कहाँ पे मिले? मुंगेर में और नालंदा में। ये है नीतीश बाबू का घर, और ये है बिहार का कट्टा का गढ़ मुंगेर, जहाँ का बच्चा बच्चा कट्टा के बारे में जानता है। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार, इनमें खुरदरी पत्थर के बने कुल्हाड़ी, इसमें क्या क्या मिला? पत्थर के कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपियां शामिल हैं। मध्यवर्ती और परवर्ती पूर्व प्रस्तर युगीन 40,000 से 10 लाख ईस्वी पूर्व के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिले में मिले हैं। इनमें छोटे आकार के पत्थर और कहीं कहीं हड्डी के बने औजार भी
मिले हैं। इसका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुआ है। ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष सारण, वैशाली, गया और पटना जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुआ है, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। आर्यों के पूर्व भारत में विस्तार और गांगेय नदी घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में बिहार का विशेष महत्व रहा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्थल के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। नंद शासकों द्वारा प्रस्तुत नींव पर मौर्यों ने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली का यहाँ निर्माण किया। सम्राट अशोक ने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। पाल शासकों ने इसे बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बनाया, जिसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रही। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान अफगान शासक शेरशाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी। यही क्षेत्र उसके प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला रही। 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय व्यापारिक मध्यकालीन बिहार मुगल, हाँ ये तो पढ़ लिया था। अब देखिए 17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार था। यूरोपीय कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रही। बिहार में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। बिहार की इसी भूमि पर महान सूफी संतों ने प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश दिए। आप देखेंगे कि पटना से कुछ ही दूर पर जो मनेर शरीफ में जहाँ पे नीतीश कुमार भी हर बार चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, काफी फेमस रहा है वो सूफी संतों से रिलेटेड जगह, और बिहार में ऐसे और भी कई जगह हैं। अब देखते हैं, आधुनिक काल में बंगाल एवं बिहार में ब्रिटिश सत्ता के उदय का आरंभिक केंद्र रहे। ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। बक्सर का निर्णायक युद्ध जो कि 1764 में हुआ। ब्रिटिश सत्ता की पहली सशक्त चुनौती देने वाला जन आंदोलन बहावी आंदोलन बिहार में ही संगठित हुआ। बहावी आंदोलन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जिसे प्राय लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्त ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग भारत में जन आंदोलन के हथियार के रूप में 1917 में किया। एक मिनट रुकिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार की भूमि ने प्रदान किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की कल्पना इसी क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रही है। वर्तमान समय में बिहार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव और समावेशी विकास का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिहार में इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षेप अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। अब देखते हैं इसके स्रोत के बारे में।
बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधी अनेक स्रोत हैं। आप जैसे जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों का जरूरत पड़ता है, क्योंकि उस समय न हम जीवित थे, न हमारे पूर्वज जो जीवित थे अब नहीं जीवित रहे, इसलिए कुछ ना कुछ स्रोत होगा, चाहे वो धार्मिक होगा, ऐतिहासिक होगा, पुरातात्विक होगा, कुछ मौखिक अनुश्रुतियां भी हैं जो चली आ रही, इन्हीं सब के आधार पर तो हम इतिहास बनाते हैं। तो इतिहास, बिहार के इतिहास के संबंध में जो है सो अध्ययन के लिए जो स्रोत है उसको हम लोग देखेंगे और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए। इन पुरातात्विक सामग्री जो और साहित्यिक सामग्री जो बिहार से संबंधित है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, सोनपुर एवं मनेर, पटना से ताम्रपत्र युगीन वस्तुएं और मृद भांड उपलब्ध हैं। प्राचीन काल के लिए मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपरुआ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। काफी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र से मिले हैं। आप देखिए प्राचीन काल के जो मौर्यकालीन जगह इनका आप नाम एक बार देखिए, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुर। जब आपसे पूछा जाएगा जिनमें कौन सा बिहार में है, कौन सा नहीं है, कौन से प्राचीन काल से संबंधित है, तो आप इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको सवाल बनाने में सहूलियत होगा। काफी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं। सिक्के, कॉइन्स, आप सिक्के के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ये आप जानते ही होंगे। खैर आप देखते हैं, जिनमें आरंभिक हाथ सिक्के से गुप्तकालीन सिक्के तक शामिल है। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना और बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजगीर में आप देखेंगे जहाँ पे काफी जापानी लोग काफी हमारी ऐतिहासिक है। राजगीर में एक महीना मेला भी लगता है, कहा जाता है सारे देवी देवताओं का वास वहां पे होता है। नालंदा जो कि उसका पुराना विश्वविद्यालय, वर्तमान में जैसे राजनीतिक अड्डा। बिहार में जितने भी नौकरी होते हैं सबसे ज्यादा योगदान आजकल नालंदा वालों का ही है। पाटलिपुत्रा, पटना इसे जान ही रहे हैं, हमारी राजधानी है। समय समय पे इसका नाम बदलते रहा, लेकिन पटना तो पटना है, यहाँ पे तो घटना होना आम बात है। खैर देखिए, बराबर पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। साहित्यिक रचनाओं में 8वीं सदी ईस्वी में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण और महाभारत, बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचना, भगवती सूत्र, ये जैन रचना है, ये इसे आप याद रखेंगे। आदि धार्मिक रचनाएं विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और युआन च्वांग के वृत्तांत, कौटिल्य की रचना, अर्थशास्त्र और गुप्तकालीन साहित्यिक रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है, इसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें नहीं है। यह मेन पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र की, राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। आप इसे अर्थशास्त्र समझने की भूल ना कर बैठे। मध्यकाल के लिए मिनहाज की, तबकाते नासिरी, इख्तिसाम देहलवी की, बसातीनुल उन्स, शेख कबीर की अफसानाए जहां, अब्बास सरवानी की तारीखे शेरशाही, रिजकुलाह की वकियाते मुस्ताकी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन, गुलाम हुसैन तबातबाई की सियर उल मुताखिरीन आदि बिहार से संबंध जानकारी के विशिष्ट स्रोत हैं। सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इनमें मिनहाज की तबकाते नासिरी, जियाउद्दीन बरनी की तारीखे फिरोजशाही, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर का तुझके बाबरी एवं मिर्जा नाथन की बहारिस्ताने गैबी उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी अनेक है। फारसी भाषा में मुल्ला तकिया, अबुल लतीफ, मोहम्मद सादिक और बहबहानी के वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय यात्रियों में राल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, मेनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडे, मैन्यूकी, टेवर्नियर बावरी तथा बिशप हेवर्ड ने अपने यात्रा वृत्तांतों में बिहार के बारे में वर्णन किया है। एक मिनट आप रुकेंगे, मैं थोड़ा सा पेज एडजस्ट कर लूं। चलिए हो गया। का वर्णन किया है?
विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के फैक्ट्री रिकॉर्ड्स भी उपयोगी स्रोत हैं। सूफी संतों से संबंधित साहित्य जो तज़किरा, मलफूज और मकतूब श्रेणियों में विभाजित हैं, इस स्रोत के भी महत्वपूर्ण है, रूप में भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक संस्कृति और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं। विद्यापति की रचनाएं, या आप यूं कहिए कोकिल कवि विद्यापति की अमर रचनाएं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ज्योतिरीश्वर की वर्ण रत्नाकर एवं चंद्रेश्वर की रजनी रत्नाकर इनमें उल्लेखनीय है। यूं तो ये शिव भक्त थे विद्यापति जी, लेकिन इन्होंने कृष्ण भक्ति पर भी काफी लिखा। और कहा जाता है, अगर आप हम अनुश्रुतियों पे या कहीं कहीं बातों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि महादेव ने खुद इनके यहाँ नौकर के रूप में काम किया, नौकर के रूप में काम किया, लेकिन इन्हें पता नहीं था। जब ये यहाँ से चले गए भगवान शिव इनके घर को छोड़कर, तो उन्होंने बहुत ही एक फेमस गीत रचा, जो कि आज भी जनमानस में बिहार में लोकगीत के रूप में हर घर में गाया जाता है। उगना रे मोर कता गेला, भंग पिसना रे मोर कता गेला। खैर, देखते हैं आगे। पंजी और प्रशस्ति साहित्य भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित है, जो तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक है। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए भी विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री है। इनमें डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट्स आदि प्रमुख है। प्रशासनिक महत्व के पत्रों के संकलन, विशेषकर फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंसेस सीरीज, फ्रांसिस बुचनैन द्वारा संकलित विविध बृहत रिपोर्ट्स और राजकीय अभिलेखागार में सुरक्षित सरकारी संचिकाएं एवं अन्य कागजात भी इस संदर्भ में उपयोगी हैं। बिहार में प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक केंद्रों और अन्य संस्थाओं के कागजात भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। निजी पत्र, डायरियां, संस्मरण आदि की उपयोगिता भी सर्वविदित है। निकट अतीत के लिए, विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने के लिए साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो बिहार के संबंध में हमारी जानकारी को समृद्ध बनाते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में हुआ और इस कालक्रम के निर्धारण में एक रूपता नहीं है। इस आरंभिक चरण को प्रस्तर युग, स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि उस समय बिहार के आदि मानव के जीवन के रूप में क्रियाकलाप के साक्ष्य पत्थर के बने हथियारों और औजारों के रूप में मिलते हैं। प्रस्तर युग को 3 चरणों में पुनः विभाजित किया गया: प्राचीन स्तर युग, मध्य प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक, मध्य प्रस्तर युग 10,000 वर्ष से 8,000 वर्ष पूर्व तक और नव प्रस्तर युग 8,000 से 9,000 वर्ष तक। पूर्व तक रहा। श्रीलंका में और पूर्व तक रहा। श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के, जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता था। यह बड़े और खुरदरे पत्थर के बने होते थे और इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था, अतः उसे जंगलों और पहाड़ों के दामन तलहटी में रहने की मजबूरी थी। इस काल से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल है। इनके अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में तथा अविभाजित बिहार, वर्तमान झारखंड के अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उन समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इस काल के हथियार और औजार छोटे पत्थरों के बने हैं। उनका आकार बेहतर और अनेक, इनमें घाट और नोक भी हैं। इनके नमूने भी परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के नमूने के साथ उपर्युक्त स्थानों से मिले हैं।
जिससे इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद, सारण, चेचर तथा श्वेतपुर, वैशाली, सिनवा, रोहतास, मनेर, पटना प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत माइक्रोलिथ बल्कि हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। स्मरणीय है कि यह सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त सामग्री आदि मानव के जीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी तो प्रदान नहीं करती, मगर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि जीवन शैली में अब कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्रों में निवास का प्रारंभ हुआ। कृषि का आरंभिक विकास भी हुआ और भोजन संचयक फूड गेदर की जगह आदि मानव अब स्थिर जीवन सैटेलाइट के चरण में आ गए। प्रस्तर युग की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत गुफा चित्र केव पेंटिनेज है। बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से प्राप्त चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्र और इनमें काफी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ साथ मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। इनमें से आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। नव प्रस्तर युग का अंत होते होते मनुष्य ने तांबे का उपयोग आरंभ कर दिया था। इस काल में ताम्र प्रस्तर चाल को लिथिक युग कहा जाता है। इसकी अवधि 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तदोपरांत लौह युग का प्रारंभ हुआ। भारत में लोहे का उपयोग संभवतः 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। यद्यपि कुछ पुरातत्व शास्त्री 1500 ईस्वी में ही लोहे के उपयोग की चर्चा करते हैं। ताम्र प्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिलता है। इसमें दो प्रमुख नगर हड़प्पा पश्चिमी पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित थे। यह दोनों नगर अब पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्राप्त हुआ है, परंतु इसका सबसे उन्नत चरण 2500 से 1500 ईस्वी तक रहा है, मतलब 2500 से 1500 ईस्वी तक रहा। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा, मगर बिहार में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। फिर भी ताम्र प्रस्तर कालीन अवशेष भी सोनपुर एवं ताराडी, गया, चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना और सेनवा, रोहतास में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों से टेराकोटा अर्थात पकाई मिट्टी की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। इनके साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों की नई श्रृंखला आरंभ होती है, जिसका विकसित चरण कलर्ड पोट्री अथवा मृदभांड के रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसे मृदभांडों को 3 रूप हैं जिनका क्रमिक विकास हुआ है। रेड एंड ब्लैक वेयर, लाल एवं काले रंगों वाले मृदभांड 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात पेंटेड ग्रे वेयर, रंगीन धूसर मृदभांड 1200 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी भारत में प्राप्त चमकीले काले मृदभांड 7000 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व। बिहार में उपर्युक्त मानदंडों के अवशेष भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार मानव जीवन के आदि काल से ही बिहार में मनुष्यों के रहन सहन के साक्ष्य उपलब्ध हैं। भारतीय इतिहास से संबंधित लिखित जानकारी के सबसे प्राचीन स्रोत वेद हैं। इनकी रचना आर्यों के द्वारा हुई, जो 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आए। कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही सिंधु सभ्यता के पतन को जोड़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में उनका विस्तार पूरब की दिशा में हुआ। इसी क्रम में वे गांगेय घाटी के क्षेत्र में आकर बसे। इसी काल लगभग 800 ईस्वी पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले नव आगंतुकों ने विदेह संवर्तमान तिरुत मिथिला में निवास ग्रहण किया। गंगा के दक्षिणी मैदान में भी संभवतः इसी समय में आर्यों ने अपनी बस्ती बनाई। लौह प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उन्हें जंगलों को काटने और कृषि कार्यों में सहायता मिली। इन बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों में इस क्षेत्र में नगरीकरण और तदुपरांत राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान रहा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की इस काल में चर्चा मिलती है।
इसमें 3 महाजनपद अंग मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में थे। इन पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का राज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी वर्तमान सीमाएं वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी चंपा भागलपुर के समीप थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी वर्तमान राजगीर में थी। आने वाली शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और शेष राज्यों पर उसका अधिकार हो गया। मगध राज्यों का उत्कर्ष। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था और उसे चीर के 2 टुकड़ों में इधर से उधर फेंक दिया था। और इसका इशारा भगवान कृष्ण ने एक पत्ता चीर कर दिखाया गया था, जैसा कि महाभारत के सीरियल में हम लोगों ने देखा। खैर, यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच में महायुद्ध से कुछ पहले की थी। इस घटना के सही तिथि क्रम का निर्धारण कठिन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगे। इसमें 2 शासकों की देन निर्णायक थी। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया और अर्ध शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया। 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व तक उसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। वह एक अंतर महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीति के भी। अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। उसकी पहली पत्नी कौशला देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में से दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी प्राप्त हुआ, जहाँ पे अभी वर्तमान बनारस का क्षेत्र आप मान सकते हैं, जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो वर्ल्ड फेमस है और बाबा का भक्तों का फेमस जगह में से एक। साथ ही कौशल का शासक उसका मित्र हो गया। इससे अन्य राज्यों के साथ संघर्ष में बिंबिसार की स्थिति मजबूत हो गई। उसकी दूसरी पत्नी चलना वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी थी। इस विवाह से बिंबिसार के संबंध में वज्जियों के साथ सुदृढ़ हो गए। उसकी तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लेने के बाद बिंबिसार ने अपनी पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्यों पर चढ़ाई कर वहां के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया। उसका युद्ध अवंती के शासक चंद्रपद्योत महासेन के साथ भी हुआ, जो और निर्णायक रहा। अतः दोनों ने मैत्री कर ली और पद्योत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। एक विवरण के अनुसार बिंबिसार का कूटनीतिक संपर्क गंधार के शासक से भी रहा। इस प्रकार बिंबिसार ने युद्ध और कूटनीति से मगध के क्षेत्रों का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। बिंबिसार के जीवन का अंत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया, परंतु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। अजातशत्रु 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसे ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर वाद किया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ। दूसरा युद्ध वज्जी गणराज्य के साथ हुआ। इसके लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटली ग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य को राजधानी बना। इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वस्कर की सहायता से वजी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ है। अजातशत्रु के शासन के अंत में अवंती के राजा द्वारा
मगध पर आक्रमण की संभावना थी। अतः अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराए। इन दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इसी किसी कारणवश अवंती का आक्रमण टल गया। अजातशत्रु की मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका है और मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी। अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इनकी दो श्रृंखलाएं श्रुत उक्तियां और विनय संघ के नियम। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व था। साम्राज्य के क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम के विस्तार के पश्चात अब राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। वहां वंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे। अतः उनसे तंग आकर प्रजा ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में ऊपर स्थापित की गई। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्य पर विजय थी। इसी के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती का क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा था। तत्पश्चात महापद्म नंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। 344 ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद को निम्न मूल कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योगी शासक था। मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व मगध राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया। उसने एक राट की उपाधि धारण की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया और संभवतः उत्तरी कर्नाटक तथा साम्राज्य विस्तार किया। उसका अंतिम वंश धनानंद था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रह गया। धनानंद एक अत्याचारी शासक था। बहुत जगह इसे, बहुत सारी पुस्तकों से घनानंद भी कहा जाता है और प्रजा में वो लोकप्रिय। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित की। मगध राज्य के उत्कर्ष के कई कारण थे। इस क्षेत्र में लोहे की अनेक खानें थी, जो अच्छे हथियार के निर्माण में सहायक थी। यहाँ नए अस्त्र शस्त्र का विकास भी हो रहा था, जिनमें महाशिलाकंटक और रथ मुसल अत्यंत उपयोगी थे। मगध का राज्य मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में था। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वर और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी और जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। इस क्षेत्र में व्यापार भी समृद्ध था, इस कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध थे। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्गों और नगरों पर अधिकार आसान था। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिसमें प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित थे। पाटलिपुत्र 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जल दुर्ग था, जिस पर विजय आसान नहीं थी। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे, जिन्होंने अपने अदम्य उत्साह और शौर्य से साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया। आइए अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य 320 से 185 ईस्वी पूर्व
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 320 से 298 ईस्वी पूर्व को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार के पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पश्चिम भारत में और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्र में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन भी शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। अंततः सेल्यूकस को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ हुआ। 315 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभवों को अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में लिखा। यह रचना अब उपलब्ध नहीं है, मगर इसकी उदाहरण पर्वतीय लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में सहायक है। चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली का भी निर्माण किया। न्याय प्रशासन केंद्रीकृत और कटौती, करों का बाहुल्य था और आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। यह सभी सूचनाएं मुख्यतः पटेली की रचना अर्थशास्त्र पर आधारित थी। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियों की चर्चा भी इसमें थी। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने दिया। उसने जनहित के उपाय किए और समाज में सह अस्तित्व और सद्भाव को प्रोत्साहन दिया। उसने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी नियुक्त किए और स्वयं धम्म यात्राएं आयोजित की। उसके अभिलेख भी मौर्य प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व के समय में मौर्य साम्राज्य का गौरव बना रहा। विदेशी संबंध भी विकसित रहे और यूनानी राजदूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक 272 से 232 ईस्वी पूर्व था। उसने आरंभ में साम्राज्य की नीति अपनाई, परंतु 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इसके उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइरीन, मैसेडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सहअस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का उल्लंघन किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसमें के माध्यम से जम्बूद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उपाय किए गए। इसी समय बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, म्यांमार एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु प्रतिनिधिमंडल भेजा। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। पटना में जो महेंद्र पोस्ट ऑफिस है, महेंद्र वाला एरिया है, वो उनके पुत्र महेंद्र को ही शायद डेडिकेटेड है, बट आगे देखते हैं। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों की आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी बहाल किए। पशुवध पर उसने रोक लगाई। धर्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धांतों का अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रणी स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर की है कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। उसके अनुसार अशोक की शांति प्रीति नीति से मौर्य साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुआ। इस धारणा को अस्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ समय
कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, साम्राज्य की वृहद क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांतपतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य कला और विद्या के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाले उपावर्ष इस काल की अन्य महान विभूति थे। इस काल में स्थापत्य कला भी उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, जिनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपने निर्माण विधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इस शैली में ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु बनवाए गए। पत्थर को चमकाने की इस कला में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था में थी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु एवं आजीवक पंथ के आचार्य विश्राम करते थे। अब मौर्योत्तर बिहार देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत मगध के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल एक गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र रह गए। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी अनेक आक्रमण हुए। पाटलिपुत्र पर संभवतः 150 ईस्वी पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार भी किया। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और बौद्धों के प्रति उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। शुंग वंश के काल में संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। 75 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान वीर अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं आज के लिए। इसे कल फिर देखेंगे। 31 पेज में से अभी हम लोगों ने 13 पेज को देखा। अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा गुप्तकालीन बिहार। अभी कोई बहुत सी बातें सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें नहीं सुनाई होंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पॉइंट स्ट्राइक करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा बात होती है या देखी हुई, उसके बाद सुनी हुई, और सबसे कम रहती है पढ़ी हुई। तो आप इसमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हो सके तो पढ़ भी लीजिए। कुछ ना कुछ तो माथे में रह ही जाएगा। खैर, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।